नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। कहें अब उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणाओं के बाद जिस तरीके से कहें कि टिकटों को लेकर के बवाल मचा है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र पे राज बब्बर को टिकट मिली तो कैप्टन नाराज हुए, और भिवानी महेंद्रगढ़ में दान सिंह को मिली तो श्रुति चौधरी नाराज हुई। लेकिन किस तरीके से दोनों खेमे में नाराजगी है, उस पर आज लेकर के कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे ने जो है बैठक की है बाकायदा, और वहां पर जो है अपनी बात को रखा है। तो ये तमाम चीजों पे हम बातचीत करेंगे। बॉबी राव जी, पहले आप ही के पास आ जाता हूं। किस तरीके से देखते हैं, आज तो पटापेक्ष कर दिया कैप्टन के बेटे ने। मोहनलाल जी, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। अब भाई विधायक साहब कुछ कह रहे हैं, उनके पिताजी कुछ कह रहे हैं। आज जो मीटिंग बुलाई थी तो उसमें विधायक साहब ही थे, कप्तान साहब कहाँ थे उसके अंदर? कप्तान साहब का कोई बयान थोड़ी आया है। और जो विधायक साहब है, उनकी राजनीति उनके पिता की राजनीति पे टिकी हुई है। उनकी व्यक्तिगत पहचान तो कुछ भी नहीं है ना। उनकी पहचान तो कप्तान अजय सिंह यादव के लड़के की है। विधायक भी इसी नाते बने हैं वो। तो उनके कहने से या उनके मीटिंग बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कप्तान साहब का क्या बयान आता है, कप्तान साहब मीटिंग में आते। और रही बात वोट दिलवाने की, कि मैंने थोड़ा बहुत सुना था कि भाई हम 400 गांव या 800 गांव का दौरा कप्तान साहब ने किया था, विधायक साहब ने नहीं किया था। विधायक साहब को रेवाड़ी की ही जिम्मेवारी ले ले और रेवाड़ी से ही कुछ मैं तो ये कहूंगा कि राज बब्बर साहब की जमानत बचा ले, वो तो इतना ही कर सकते हैं। कप्तान साहब तो थोड़ा बहुत ठीक है, उनको रेवाड़ी में फाइट में ला सकते हैं, मगर विधायक साहब तो बस की नहीं है। बेटा आगे तो पिता भी आएंगे मैदान में, कहीं ना कहीं तो बात हुई होगी भाई। वहां श्रुति चौधरी नाराज थी राव दान सिंह से, और इसी तरीके से बीजेपी में देख रहे होंगे आप, अनिल विज नाराज है, रामविलास शर्मा का कल आपने वीडियो देख। मतलब क्या हो रहा है राजनीति पार्टियों में? सबकी इच्छा शक्ति ज्यादा है, कुछ महत्वाकांक्षा ज्यादा है। सर, अगर 25 तारीख की वोटिंग है, 2 तारीख आज चली गई है, कल नॉमिनेशन में पूरा दिन चला जाएगा, कप्तान साहब 20-21 तारीख को आ जाएंगे, तो आए या ना आए बराबर ही है। इलेक्शन तो शुरू हो गया है। अगर ये कैंडिडेट रुस्सा मनाई वही चलते रहेंगे कि भाई जो सीनियर आदमी है पार्टी के उनको मनाओ, उसी में चलते रहे, तो वोट मांगने चल जाएंगे। और वोट मांगने कौन जाएगा? अरे भाई, मेन तो भाई रेवाड़ी के विधायक है चिरंजीव राव जी भाई। अरे सर, उनकी विधायक की पहचान कप्तान अजय सिंह यादव के लड़के के नाम से है। वो खुद तो पार्षद भी नहीं बन सकते। अपने आप तो चिरंजीव राव पार्षद भी नहीं बन सकते। उनको विधायक बनाने में 100% योगदान कप्तान अजय सिंह यादव का है। कप्तान साहब ने लोगों को गारंटी दी थी। कप्तान साहब ने एक आदमी से व्यक्तिगत तौर पे वोट मांगी थी। व्यक्तिगत तौर पे एक आदमी घर गए थे तो वो विधायक बने थे। तो उसमें चिरंजीव राव को अपनी पहचान में आने में बड़ा टाइम लगेगा। अरे आप लोगों का भी तो योगदान है बनाने में भाई। वोट तो आप लोगों ने भी दिए होंगे। सर, हमने तो वोट क्या दी? हम तो बीजेपी की वोट मांग रहे थे। हमारे तो कैंडिडेट आप लोगों ने हरवा दिया था। अच्छा, हाँ जी। चलिए सुरेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं आज की मीटिंग को? क्या लगता है, ये सीट ऐसी है अहिरवाल की, किस तरीके से देखते हैं? महेंद्रगढ़, भिवानी और ये गुड़गांव, तो आज जिस तरीके से बैठक हुई, किस तरीके से देखते हैं? कमान बेटे ने संभाली है, उसने कहा है कि हो जाती है राजनीति में भूल चूक, तो ये तो दोनों पार्टियों में है, उस पार्टी में भी बीजेपी के अंदर भी है। मैंने रेवाड़ी में चिरंजीव राव की कैसेट देखी थी। मैंने उसके अंदर उन्होंने तो विश्वास दिलाया कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट की खुली मदद करेंगे। तो मुझे नहीं लगता। ऐसे ही नारनौल के अंदर राव दान सिंह जी ने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। मैं वहां मौजूद था और मैंने उनसे सवाल किया था कि भाई आपने 2 दिन पहले बयान दिया था कि भाई मैं किरण चौधरी से मिलूंगा, जबकि किरण चौधरी ने भिवानी में भी और नारनौल में भी अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है। तो क्या तो उन्होंने बताया उस वक्त कि मैं उनसे मिल चुका हूं और उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि वो मदद करेंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं और दोनों सीनियर नेता हैं, कैप्टन अजय भी और किरण चौधरी भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, काफी वरिष्ठ उनका कद है पूरे हरियाणा में कांग्रेस के अंदर। ऐसी कोई गलती शायद वो ना करेंगे कि भाई पार्टी के कैंडिडेट की वो खिलाफत करें। नहीं, आपको लगता है कैप्टन अनिल सिंह यादव को आज आना चाहिए था या बाहर जाने की? चिरंजीव राव से बात हुई तो बोलो वो बाहर गए हुए हैं, हो सकता है वो बिहार गए हो चुनाव प्रचार में, क्योंकि उनका समधी जो है उनकी भी तबीयत नासाज है।
नहीं, ये तो पिकनिक मनाने गए हैं। लाली तबियत वगैरह का तो बहाना होता है, क्योंकि कैप्टन अजय ने ये कहा था कि मैं अपना विरोध हाईकमान के आगे प्रकट करूंगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय ओबीसी के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है और वो जनता के बीच में इस वजह से नहीं आए। आज अपने बेटे को उन्होंने आगे कर दिया, लेकिन भावनाएं तो उनकी जो थी वो उनके बेटे ने प्रकट कर दी। तो और मुझे नहीं लगता दोनों पार्टी में क्या ग्रहण लगा हुआ है कि उधर अनिल भी नाराज है बीजेपी में। कल देखा होगा रामविलास का वीडियो आपने देखा होगा, कैसे वो बोले जी मैं आशीर्वाद देने आया हूं और वह सीनियर लीडर तक पहुंच नहीं पाए। तो दोनों पार्टी में नाराजगी चल रही है, उधर बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध लगातार हो रहा है। अब कहीं कि जो ये सिस्टम है किस तरीके से पटरी पे आएगा, क्योंकि अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ना चाहिए। मोहनलाल जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी में दो ग्रुप बने हुए हैं। एक में पूर्व मंत्री मनोहर लाल और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। जितने भी पुराने नेता हैं, चाहे प्रोफेसर रामविलास शर्मा है, चाहे कैप्टन अभिमन्यु है, चाहे अनिल विज है और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जी, इन सबका उनके प्रति तकलीफ रही है उनको कि भाई उन्होंने उनके कहने से काम नहीं किए। जैसे राव साहब ने नामांकन जनसभा में कहा था कि भाई 10 साल में कुछ काम रह गए, वो अगले 5 साल में मैं करूंगा। तो मुझे लगता है कि ग्रुपबाजी दोनों पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कैप्टन अजय और किरण चौधरी शायद वो गलती ना करें, क्योंकि 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी गलती करेंगे। अच्छा नहीं, लेकिन एक और चीज है, जैसे देखिए राव साहब से 2 सवाल किए गए थे और मोदी जी जिस पे लड़ रहे 400 पार का नारा और मैनिफेस्टो को लेकर के, लेकिन राव से ये दोनों सवाल किए गए तो राव का जवाब कोई संतोषजनक नहीं मिला। आपको किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, राव साहब तो स्पष्टवादी है। वो तो उन्होंने कहा भी 400 का पार नारा जिन्होंने दिया है उनसे पूछे। उन्होंने तो अपनी सीट के लिए ये दावा किया है कि मैं पहले से भी ज्यादा वोटों से यहाँ से जीतूंगा। उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई 400 पार, ये तो 400 पार जिन्होंने नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, वो ही इस बात का सारा डिटेल बता सकते हैं। चलिए विनय जी, दोनों की बात आपने सुन ली। आज देख लिया होगा चिरंजीवी राव के निवास स्थान पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई, उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर बड़ा सवाल, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। लेकिन बड़ा सवाल, अगर कैप्टन अजय सिंह यादव अगर आज आ जाते और ये मनमुटाव दूर हो जाता तो क्या लगता है चुनाव और रोचक हो जाता या कुछ इस पे फर्क पड़ता, या फिर एक तरफा राव साहब की अब लहर दिख रही है, बब्बर कमजोर पड़ते नजर आ रहे, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपका विश्लेषण जरूरी है। मोहन जी देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार काफी लंबे समय से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो यकीनन जब तक दूसरे उम्मीदवार उस क्षेत्र में नहीं आएंगे तो कंपटीशन का पता नहीं चल सकता कौन किस स्थिति में आज की डेट में खड़ा है। कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा बहुत लेट हुई है गुड़गांव लोकसभा के ऊपर। अभी तो उनका प्रचार शुरू हुए 1 दिन हुआ है, आप मान के चलिए अब वो कल नामांकन में बिजी रहेंगे। तो जितने भी विधानसभाएं गुड़गांव लोकसभा में आती है, उन जितने भी वहां से कैंडिडेट जो रहे हैं, वहां से पूरे एमएलए रहे कांग्रेस के या कोई सिटिंग है या जो भी आगे मंशा रखते हैं कार्य, उनके जो जिला अध्यक्ष है उन सबसे मीटिंग करके जब तक वो स्थितियों को नहीं जान लेंगे, इस मामले में खुल के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितनी स्थिति मजबूत है कितनी कमजोर है। बाकी एक बात जरूर है कि हरियाणा के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े जो पुराने सीनियर नेता है वो मिलकर एक नुंगरा कुश्ती खेल रहे हैं लोगों को बहकाने के लिए। क्योंकि हुड्डा साहब और जो भाजपा के नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, जिनकी पुराने समय में कांग्रेस से नजदीकियां रही हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरनल एक उनका कहीं समझौता हुआ है, मतलब बातचीत हुई है, समझौता नहीं कह सकता मैं, बातचीत हुई है, उस आधार पे टिकटों का वितरण हुआ है। हुड्डा साहब अपने आपको फिर से हरियाणा कांग्रेस में मजबूत रखने में साबित हुए, क्योंकि टिकटों का वितरण जो भी हुआ है उनके हिसाब से हुआ है। अब बात करें गुड़गांव लोकसभा की राज बब्बर जी की, सबसे पहले तो बिल्कुल चयन जो पार्टी ने किया है, एक तो राव साहब को कैप्टन अजय यादव को वो नहीं चाहते थे, उनके जो पहले बयान आए थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, वो वजह थी उनकी। अब उन्हें नहीं लगता था कहीं पिछली बार की तरह ही आपको बलि का बकरा ना बनाया जा रहा हो टिकट देखकर, क्योंकि चुनाव को नहीं लगता था वो जीत पाएंगे। पर जैसे जैसे पूरे देश के अंदर लहर बढ़ी है इंडिया गठबंधन की, तो कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट थे जो टिकट नहीं चाह रहे थे, उनको लगने लगा अब हम चुनाव निकाल सकते हैं, जीत सकते हैं। तो इसलिए दूसरी क्या है, आगे अब विधानसभा के चुनाव हरियाणा में होने हैं, तो विरोध जो हो रहा है, चाहे वो भाजपा में हो रहा है चाहे वो कांग्रेस में हो रहा है, वो विरोध उस लेवल पर कोई भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आगे
चुनाव आगे उन्होंने विधानसभा के भी लड़ने हैं, चाहे उनके पुत्र लड़े, उनके भाई लड़े, पत्नी लड़े, कोई ना कोई जो भी लोकसभा से संबंधित जो कैंडिडेट है उनके परिवार से कोई ना कोई विधानसभा के चुनाव भी जरूर लड़ रहा है। तो अब खुल के ना तो भाजपा के नेता विरोध कर पा रहे हैं ना कांग्रेस के विरोध कर पा रहे हैं। बात राज बब्बर जी की करें तो राज बब्बर जी भी अगर आप बात करें तो 3 बार वो इलेक्टेड वो रहे, सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा से रहे, 5 बार के सांसद के बराबर में वो 5 बार के सांसद को ही उतारा गया। हमारे माननीय इंद्रजीत सिंह भी 5 बार सांसद रहे हैं, तो बराबर का तोला गया है। दूसरी बात क्या है, अब एक अभी वो पंजाबी कास्ट आते हैं, पंजाबी सुनार। हमारे गुड़गांव लोकसभा के अंदर पंजाबी वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है, जिसमें गुड़गांव की बात करें, बादशाहपुर की बात करें, आप रेवाड़ी शहर की बात करें तो पंजाबी वोट बैंक भी यहाँ बहुत ज्यादा है। तो जो पंजाबी वोट बैंक मुख्यमंत्री खट्टर साहब के बनने के बाद उनके साथ लग गया था, अब खट्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं है, अब सैनी ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया गया, खट्टर साहब को हटाया गया क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव में इसलिए लाया गया। अब वो अगर विधानसभा तक, लोकसभा तक मुख्यमंत्री रहते, उनका बहुत भारी विरोध हर वर्ग में था और वो वोट के लिए नहीं जा पाते, उनका विरोध दूसरी जगह भी कैंडिडेट को झेलना पड़ता। तो अब पंजाबी वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक ये बहुत निर्णायक रहेगा हमारी गुड़गांव लोकसभा सीट के ऊपर। अब वो राज बब्बर के लिए इकट्ठा हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मुस्लिम जो अधिकांश वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। दलित वोट बैंक जो भाजपा के पास गया था या अन्य दलों के पास गया था, वो दोबारा से खिसक कर कांग्रेस के घोषणा पत्र की वजह से, और 10 साल तक भाजपा में उनको उतना नहीं मिल पाया जो कांग्रेस के समय में मिलता था, तो खिसक कर दोबारा से कांग्रेस के पास चला गया है। अब आगे जो विधानसभा के जो हमारे यहाँ के कांग्रेस के जो एमएलए है, एक्स एमएलए है, वो कितना पेन लेकर इस चुनाव को कितना अपना समझकर प्रचार कर पाते हैं राज बब्बर के लिए, क्योंकि समय कम है तो उन सबको लगना पड़ेगा, उसके बाद आकलन हो पाएगा अब चुनाव अब किस स्थिति में किस मोड़ पर खड़ा है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, आज की स्थिति में तो राव नंबर 1 नजर आते हैं आपको? बिल्कुल यकीन। आज की अगर स्थिति की बात करते हैं तो आज की स्थिति में गुड़गांव लोकसभा में नंबर 1 पर राव साहब चल रहे हैं। तो आपको लगता है कैप्टन कहां चूक कर गए? जो टिकट कटी है उसका मेन रीजन, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, तो आपने कहा था उनके बयानबाजी या, लेकिन अब जिस तरीके से बेटा देखिए मोहन जी, मैंने लगता कैप्टन को खुद सामने आना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। मोहन जी, मैंने पहले भी कहा था कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में रही है और कांग्रेस में जितने भी नेता जो रहे हैं लंबे समय सत्ता पे काबिज रहे हैं, वो जनता के बीच में नहीं जा सकते। वो सारे भोग विलासी और सत्ता सुख के आदी हो गए हैं। वो चुनाव जीतने के बाद जनता में नहीं जाते, क्योंकि कांग्रेस लगातार सत्ता में थी, लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, तो वो चुनाव हारने के कारण उनकी यही वजह थे। अब वो चुनाव को चुनाव के तरीके से नहीं लड़ पा रहे थे। उन्हें ये लगता था घर बैठे बैठे हम चुनाव जीत जाएंगे, जनता वोट दे देगी जैसे पहले देती। पर भाजपा की लहर आने के बाद, भाजपा लगातार सत्ता में रहने के बाद उनको अब ये लगने लगा है, अब वो जनता में जाने की उनमें हिम्मत कैलिबर नहीं हो पा रहा है। इसी तरह हमारे माननीय सांसद राव इंद्रजीत से, वो 10 साल लगातार कांग्रेस में रहे, वो जनता के बीच में नहीं रहे। अब 10 साल भाजपा में सत्ता सुख मिल गया, फिर भी वो जनता में नहीं रह पाए। तो ये तो रहे प्रचार के लिए नहीं, प्रचार के लिए तो कैंडिडेट जाएगा, पर आपका जो 4.5 साल का जो पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर आप कितना जनता के बीच में रहते हैं, लोग उस समय को गिनाते हैं। कार्य चुनाव के कार्य में अगर आप जनता में जाते हैं चुनाव के समय, तो जनता कहती है हाँ अब आया 5 साल में, ये बातें आप देखते हो अमूमन सुनने को मिलती है जनता के मुंह से। अब 5 साल में अब आए चुनाव के समय, इससे पहले कभी समस्याएं सुनने, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए या काम के लिए आप नहीं आए। ये जो भी देखो, देखिए लगातार देखिए ये चुनाव है, लेकिन बॉबी राव जी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो शुरू हो गया है। एक तरफ बहारी का जिस तरीके से बात थी कि भाई राज बब्बर बाहरी है, उसको लेके भी जवाब दिया गया चिरंजीवी राव की तरफ से। मोहनलाल जी, राजनीति में बाहरी और अंदर वाला और ये वाला ये नहीं चलता है। अब बाहरी की बात करेंगे तो देश में कांग्रेस में अपने मनमोहन सिंह जी कभी आसाम से चुन के आते थे राज्यसभा में, कभी राजस्थान से, कभी साउथ से अलग चुन के आते थे। तो बाहरी का कोई जो देश का वासी है, हमारे संविधान ने हमें राइट दिया है कि किसी भी स्टेट में जाके कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है उसमें कि अगर मैं रहने वाला हरियाणा का हूं तो मैं पंजाब में जाके इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं दिल्ली नहीं लड़ सकता, हर एक के जा सकता है। ये तो एक ना समझी वाली बात है, जो बात उठाना भारी है ये है। मैं भारी का, आप भारी के बजाय आप ये कह सकते हो कि कैंडिडेट है उनसे लोकसभा क्षेत्र के बारे में या यहाँ के उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो उसको ज्ञान लेने में या मिलने में समय लगेगा, तो इतने में काम करवा पाएगा नहीं, वो आप बात कह सकते हैं। भारी का कहना ये शब्द गलत है। अच्छा नहीं, आप तो पक्के राव समर्थक भी है, देखिए इसमें कोई दोहराया नहीं है, हमेशा पैरवी आप करते हैं, लेकिन कई बार सच्चाई की बात करते हैं, जैसे अभी आपने की
कि बाहरी और ये इस तरीके का जो नारा लगाना कहीं ना कहीं नुकसानदेह आपको लगता है राव को हो सकता है? भाई मैदान में प्रतिद्वंदी है और दोनों कभी एक ही पार्टी में साथ भी रहे हैं। मोहनलाल जी, जो अगर इलेक्शन है या कोई भी है, एक हेल्दी फाइट होनी चाहिए। आप मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे पे लड़िए, विकास पे लड़िए। भाई आपने क्या काम करवाए आप उस पे बताइए, अपना जो भी नजरिया वो रखिए। ये भारी कह के ये कोई चुनाव लड़ने के तरीके नहीं होते। तो आपको लगता है राव इंद्रजीत सिंह मुद्दों पे भारी पड़ेंगे? क्योंकि एम्स का मुद्दा बड़ा था, जो बिल्कुल भारी पड़ेगा। भाई मोहनलाल जी, मैं तो आपको बताया, और राव साहब की जो फेसबुक की आईडी है, अब जिस भी जहां भी एरिया का दौरा होता है, जैसे बावल का दौरा था, जिन गांव गए थे, तो उनके फेसबुक आईडी पे लगातार चल रहा था कि बावल के जिस गांव का दौरा था, इस गांव में एमपीआरडी फंड से ये काम करवाए हैं, या स्टेट गवर्नमेंट से ये काम करा, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, पानी की आई थी, तो आई थी, उसका भी सारा है। तो हम तो सारा डाल रहे हैं जो पिछले 5 साल में राव साहब ने मंत्री रहते हुए काम करवाए हैं, पिछले 5 साल की योजना में। उससे अगले 5 नहीं कर रहा बात, हमने 2019 से 24 तक जो काम करवाए हैं, जो विधानसभा क्षेत्र में काम हुए हैं, उनका सारा डिटेल दी जा रही है। तो अब हम तो अपने विकास, आपको लगता है लोग आकलन करेंगे? आकलन करना चाहिए। चुनाव का मतलब यही होता है। सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा या कोई और नए मुद्दे आएंगे? क्योंकि राव देखिए अनवांटेड मुद्दों को पसंद नहीं करते। राव मेरे को नहीं लगता हिंदू मुसलमान या इस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी के बड़े लीडर करते हैं, राव का जो चुनाव मैंने उनका भाषण देखा, अलग तरीके का चुनाव होता है। वो अपनी बात रखते हैं, जो गलत होता है, जैसे भी आपने खुद ने माना 400 पार के नारे पर उन्होंने चुप्पी साधी, मंगलसूत्र के ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि बोलो मैनिफेस्टो आप पढ़िए। मोहनलाल जी, ऐसा है, आप खुद देख रहे हैं 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। हर चरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नए नए मुद्दे लाए जा रहे हैं। कभी तुष्टीकरण की कोशिश की जाती है, कभी मंगलसूत्र की बात की जाती है, और अभी बॉबी राव जी कह रहे थे ये बाहर भीतर का जो मसला है भाई, कैंडिडेट बाहर का, ये खत्म हो चुका है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री है, गुजरात छोड़ के वाराणसी से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए। तो ये बाहर का जो नारा देते हैं ये अब चलता नहीं है। अब होती है राष्ट्रीय मुद्दों की बात। इस चुनाव के अंदर स्टेट का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, संविधान बचाओ। ये मुद्दे अब जो है वो काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी। मैं रोकूंगा आपको लगता है हम अहिरवाल क्षेत्र में हैं, हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा सैनिक जाते हैं, बन के लोग तैयारी करते हैं, अग्निवीर का मुद्दा अहिरवाल में एक बड़ा मुद्दा होगा, आपको लगता है? नहीं, अग्निवीर का मुद्दा काफी सीरियस मुद्दा है। इसको भली भांति समझते भी हैं कि भाई 4 साल तक फौज में रहने के बाद क्या उसको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक रेगुलर सोल्जर को मिलती है। तो मुझे राव इंद्रजीत सिंह को अग्निवीर का फायदा मिलेगा, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अग्निवीर, क्योंकि अग्निवीर की योजना तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो उसको कहां से मिलेगा? उसका जो 1 रैंक 1 पेंशन का था वो भी मामला अभी तक पूरी तरह नहीं सुलटा है। ये दावा तो करती है भारतीय जनता पार्टी की भी हमने 1 रैंक 1 पेंशन दी, लेकिन अहीर रेजिमेंट है। 2-3 मुद्दे हमारे ऐसे हैं, एक अहीर रेजिमेंट हो गया, एक अग्निवीर हो गया, ये 2 मुद्दे अहीरवाल क्षेत्र से है। राव साहब खुद अहीर है, तो लोगों की उम्मीद थी कि राव पैरवी करेंगे इन दोनों मुद्दों पे। हाई रेजिमेंट का तो लोगों ने भावना में आकर के यहाँ पर मामला उठाया हुआ है। उस मामले का अभी तक किसी ने भी सीरियसली संज्ञान नहीं लिया कि किसी सेंटर के नेता ने, रक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने या सांसद ने भी खुले दिल से इस बात को स्वीकार किया हो कि भाई हाई रेजिमेंट बननी चाहिए। अग्निवीर को लेकर देखा होगा आपने, रेवाड़ी में आंदोलन हुआ, नाईवाड़ी पे किस तरीके से लोगों में निराशा थी। नहीं, अग्निवीर को लेकर तो निराशा है ही, हर आदमी। चलिए एक बार मैं विनय जी के पास बाद में जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट का समय है। बार हमारे एडिटर साहब बॉबी राव जी, क्या लगता है 2 मुद्दे अहीरवाल के, आप खुद इस समुदाय से आते हैं, अग्निवीर को लेकर के आपको लगता है युवाओं में नाराजगी होगी? हमारा तो वैसे भी सैनिकों की खान है, युवाओं को 4 साल का रोजगार मिलेगा, वो नाराजगी कहीं ना कहीं आपको लगता है इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है? मोहनलाल जी, जिसके आप पहली बात तो ये है कि कोई भी कैंडिडेट 100% जनता को संतुष्ट नहीं कर सकता। अब आप कह रहे हैं अग्निवीर, किसी को अग्निवीर से समस्या है, किसी को और किसी कारणवश भर्ती से समस्या होगी,
किसी को अपनी और समस्याएं हैं, एम्प्लॉइज की समस्याएं हैं, लोगों की अपनी भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि समस्याएं, अब आप किसी एक की समस्या लेकर बैठ जाओ कि आप उसका निवारण करो, निवारण नहीं हो पाएगा। इसमें तो कैंडिडेट क्या करता है, भाई मैं ये अपने काम थे, ये काम मैं सामाजिक तौर पे करवाने के प्रयास किए, मैं करवा दिए मैंने ये। नहीं अब उसमें तो सवाल चुनाव ध्यान के से दौरान देखिए, राव हाँ। साहब बीजेपी में है, बीजेपी अग्निवीर लेके आई है और हमारे सैनिकों की खान है। देखिए अहिरवाल के घर घर में सैनिक है, कोई बहुत सारे एरिया हैं और सेना में सबसे ज्यादा हमारे वीर शहीद है जिनकी बदौलत हमें आजादी मिली। तो वो अग्निवीर को लेकर के जो नाराजगी है, मैं ये पूछ रहा हूं राव साहब को उसका फायदा मिलेगा उनकी पार्टी की स्कीम का या नुकसान होगा? मेरा कम शब्दों में सवाल। सर मुझे यहाँ कोई नाराजगी नजर नहीं आई। ये जो नाराजगी की बात कर रहे हैं, ये जो जाट आरक्षण चला था और जो किसानों का आंदोलन था जिसमें भी विशेष तौर पे एक ही वर्ग जाट लोग शामिल थे, ये नाराजगी सिर्फ उन्हीं की नजर आ रही है और किसी जाति विशेष की या उसकी किसी की कोई नाराजगी नजर नहीं आ रही है। फौज के अंदर तो सभी जाति से लोग जाते हैं। तो जो जो नाराजगी थी या पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखी है या कहीं कहीं दिखी है, उसके यहाँ से और सामान्य रूप से तो कहीं कहीं ना दिखी नहीं है नाराजगी का कहीं। चलिए चलते चलते समापन का समय है। विनय जी, मेरा यही सवाल है, ये दो अग्निवीर और अहिर रेजिमेंट को लेकर के क्या लगता है चुनावी मुद्दा बनेगा? ये अहिरवाल का सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ नाराजगी थी, अहिर रेजिमेंट को लेकर के लगातार मांग उठती रही है, आंदोलन लगातार हुए हैं। एक आंदोलन चला था एम्स को लेकर के, उसका शिलान्यास हुआ, बनेगा जब बनेगा देखना होगा। लेकिन ये मैं जो दो मुद्दों की बात कर रहा हूँ, आप क्या कहते, क्या किस तरीके से सोचते हैं? मोहन जी देखिए, अगर देश के मुद्दों पे बात की जाए तो इस बार पूरे देश के अंदर जो मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। अगर आप क्षेत्रीय मुद्दों की बात करेंगे तो इस बार चुनाव में मुद्दा एम्स का भी बहुत बड़ा होना था, मगर क्या है सरकार ने, हमारे नेताओं ने भाप लिया, सत्ता से जुड़े नेताओं ने, कि इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एम्स का मुद्दा बहुत भारी बनेगा। उससे पहले उन्होंने लीपापोती करते हुए यहाँ एम्स का शिलान्यास कर दिया। अगर लोगों इस मुद्दे पर विपक्ष और लोग ये ना कह सके एम्स के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद एम्स आया है। सरकार की मंशा नहीं थी, खुद प्रधानमंत्री के बयान, मुख्यमंत्री के बयान इसके विरोध में आए थे। शुरू में रैली होने के बाद एम्स बढ़ नहीं सकता, ऐसी कोई मांग नहीं थी, जबरदस्ती घोषणा करवाई गई है। तो ये बना तो जबरदस्ती है और बना लोगों के संघर्ष की वजह से है। पर दूसरी बात है, अहिर रेजिमेंट का भी मुद्दा लंबे समय से चल रहा है और यकीनन ये मुद्दा चुनाव में अभी कैंडिडेट आया है, ये मुद्दा चुनाव के अंदर इस क्षेत्र में तो कम से कम इन 2-3 लोकसभा में तो जरूर रहेगा, जिसमें आप कोसड़ी का आप कह सकते हैं, अपना गुड़गावा और भिवानी मेंदरगढ़ कह सकते हैं कि यहाँ अग्निवीर और अहिर रेजिमेंट का मुद्दा हमारे इस क्षेत्र में रहेगा, जहां तक अहिर ज्यादा है या ज्यादा रहेगा, मगर अग्निवीर का मुद्दा पूरे इस इन तीनों चारों लोकसभा में जरूर रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ से जो सैनिक है, कारगिल युद्ध जो लड़ा गया था उसमें आप देखिए कितने ज्यादा शहीद हुए थे और जितने भी पुराने आप देखेंगे शहादतें सबसे ज्यादा हमारे एरिया से, क्षेत्र से हुई है, तो उसमें जाट है, चाहे राजपूत है, चाहे यादव है। तो जो अग्निवीर योजना से जो दिक्कत आई है, अब देखिए बाप रिटायरमेंट आने को बेटा अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहा है, रिश्ते होने बंद हो गए लोगों के। अब पूछते हैं रिश्ता से क्या कर रहा है जी, अब फौज में क्योंकि 4 साल के लिए गया है या परमानेंट गया है। अब ये सबसे बड़ी समस्या आ गई, लोगों का रुझान खत्म हो गया है, क्योंकि ये जो लोग हैं यही देश की सुरक्षा करते थे, सबसे ज्यादा देशभक्ति की भावना इनमें होती थी और यही विरोध भाजपा को झेलना पड़ेगा इस क्षेत्र में। एक चलते चलते मैं सभी से सवाल कर लेता हूं, मैं तो आप ही से कर लेता हूं। देखिए हमने जो बात की थी भाजपा और कांग्रेस में नाराज, अगर ये लोगों की नाराजगी दूर हो जाती है तो क्या लगता है जिन मुद्दों की मैंने बात की उन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा या नाराजगी में टांग खींचातानी होगी? मोहन जी इस बार में आप देखिए, कांग्रेस के किसी नेता ने अगर थोड़ी बहुत या ज्यादा नाराजगी जाहिर की है तो उसका तुरंत खंडन उसका आया है। आप बात करें किरण चौधरी की, किरण चौधरी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कोई नाराजगी नहीं, हम चुनाव प्रचार करेंगे और उसके लिए जाएंगे, मदद करेंगे। इसी तरह चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने तो बहुत बड़ा बयान दिया, अब मैं पार्टी अगर मेरी ड्यूटी लगाएगी तो पूरे हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट में प्रचार करने जाऊंगा मैं। अगर जेपी दलाल जी मुझसे कहेंगे तो मैं उनके लिए व्यक्तिगत उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने जाऊंगा। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी में सब चलता रहता है, अब नहीं मिला तो आगे कुछ मिल जाएगा। पार्टी की विचारधारा से मेरी कोई नाराजगी नहीं, मेरी विचारधारा कांग्रेस के प्रति थी और रहेगी, मेरे बेटे की भी है। इसी तरह का बयान कैप्टन साहब ने दे दिया
मगर उनके पुत्र ने उसको दुरुस्त करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम पार्टी के साथ हैं और अपने विधानसभा से जिताकर भेजेंगे। ये बयान इसलिए नहीं, ये बयान मजबूरी का भी है क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव है। अगर उनकी विधानसभा से कांग्रेस जीत कर नहीं जाती है तो उसका प्रभाव उनकी विधानसभा के आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा। तो ये उनके लिए मजबूरियां भी है, अब उनको तो मदद करनी पड़ेगी, जिता के उनको भेजना पड़ेगा अपने कैंडिडेट को। गोविंद राव जी, आपसे एक नया सवाल करता हूं, आज की डेट में राव इंद्रजीत सिंह को आप कहां पा रहे हैं? क्योंकि बरोबर में कैंडिडेट आ गया है, जेजेपी का भी है। मोहनलाल जी, राव साहब की जीत जो पिछली बार का मार्जिन था उससे ज्यादा मार्जिन से जीत होगी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए सुरेंद्र जी, आप क्या देखते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ दोनों जगह जी इस बार लोकसभा की 2 अहिर सीट बनेगी हमारे दक्षिण हरियाणा से, गुड़गांव महेंद्रगढ़ और भिवानी? मोहनलाल जी, आज रावदान सिंह के 3 कार्यालयों का उद्घाटन था, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी। नारनौल के अंदर मैं खुद मौजूद था और मैंने युवाओं का उत्साह देखा है और उस उत्साह को देख करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है, क्योंकि धर्मवीर जी का जो विरोध चल रहा है गांव के अंदर और जैसे उनके कार्यकर्ताओं में, उनके विधायकों में जब मैं उनके चेहरे पढ़ता हूं तो मुझे निराशा झलकती है। मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ की कांग्रेस की जीत को कोई रोक पाएगा। चलिए, ये बड़ा आज हमने एक डिबेट की, लेकिन विनय जी से एक सवाल करते हैं। विनय जी, क्या लगता है अगर अहिरवाल की 2 सीट होती है, चाहे भले ही राव इंद्रजीत सिंह भाजपा में है, राव दान सिंह जो कांग्रेस में है, तो नहीं लगता है कद अहिरवाल क्षेत्र का बढ़ेगा? अगर किसी की भी सरकार आएगी तो 2 जगह काम होंगे। देखिए मोहन जी, मैं अहीर होने के नाते मेरा दिल चाहता है कि सीट 2 बने, 3 भी बने। वो मेरी व्यक्तिगत है, अहिरवाल क्षेत्र से जुड़ा होने के नाते हमारी ये इच्छा भी है। मगर आप बात करें परिस्थितियों की, परिस्थितियां क्या है? अब वहां पर स्थानीय जो सांसद थे भिवानी लोकसभा महेंद्रगढ़ के अंदर, वो 2 योजना से लगातार कह रहे हैं कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, मेरे काम नहीं हो रहे, मेरी सरकार नहीं सुनती। उनके खुद के बयान थे पीछे के, और इस बार उनको टिकट दी गई, वो इसलिए दी गई अब भाजपा को डर था कि जिस तरह एक सांसद हिसार से छोड़कर चला गया पार्टी, कहीं ऐसा ना हो अब जो कांग्रेस से सांसद आए थे, जो नेता आए थे, वो छोड़ के पार्टी चले जाए, पार्टी की बहुत बुरी स्थिति हो जाए। उस घाई को भरने के लिए, उस डर की वजह से इनकी जल्दी टिकटों की घोषणा की गई। दूसरा बात करें गुड़गांव लोकसभा की, तो गुड़गांव लोकसभा के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर इस समीकरण पे अगर ये टिकट दी है, अब पंजाबी वोट बैंक प्लस मुस्लिम और दलित और जो किसानों का विरोध है, ये अगर इकट्ठा हो गया तो मुकाबला कड़ा बिल्कुल कांटे की टक्कर का होगा। हाँ, आज की परिस्थिति की बात करें तो हमारे माननीय सांसद साहब राव साहब 1 नंबर पर चल रहे हैं, मगर चुनाव की अभी शुरुआत हुई है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है, समय बताइए। चलिए, क्या होता है बोबी राव जी, 2 सीट हो जाए अहिरवाल की, तो आप भी उसी समुदाय से आते हैं, खुशी होगी आपको? मोहनलाल जी, 4 तारीख को पता चल जाएगा, 4 जून को इंतजार करिए, 1 महीने की बात है। बोबी राव जी बड़ा सदा हुआ जवाब देने लगे, कहीं ना कहीं लगाम तो नहीं खींच दी गई कि मोहनलाल जी के साथ डिबेट पे बैठ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मोहनलाल जी। देखो, ये अपनी व्यक्तिगत सोच होती है। चलिए, आप जो व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत सोच होती है अपनी लोगों की, अपना सोच विचार करना चाहिए। जो मेरे विचार थे मैंने व्यक्त कर दिए आपको। चलिए, तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां हो गई है, मैदान में नामांकन भी हो जाएगा। 3 तारीख को राज बब्बर का नाराजगी जो थी वो कहीं ना कहीं दूर की जा रही है और अब असल मुद्दों पे आएगा चुनाव, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, जवाब एक दूसरे की तरफ से आते रहेंगे। तो ये हमने आपको बड़ा विश्लेषण दिखा। HR न्यूज के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करें और आप इसी तरीके से रोज रात को एक से बढ़कर के एक राजनीति चुनावी चर्चा देखें कि कौन आगे है, कौन पीछे है, किसकी क्या स्थिति है। तमाम चीजों से हम आपको अवगत कराएंगे और नए नए राजनीति विश्लेषकों से आपकी मुलाकात कराएंगे। तमाम पार्टियों के लोग भी जुड़ेंगे, आगे आगे आपको नए तरीके से डिबेट दिखाएंगे। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।